अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक पुरस्कार शख्सियत बनते चले जा रहे हैं। उनकी सियासी सरगर्मियां मशकूक नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर अपने नेट में ही गोल कर रहे हैं और मुखालिफिन को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। यानी अली अमीन गंडापुर अपनी सियासत से तहरीक इंसाफ का भला नहीं बल्कि नुकसान कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जो कि इस्लामाबाद के एहतजाज को लीड कर रहे थे, वो अचानक से लापता हुए। कभी वो वज़ीर आला केपी हाउस यानी जो चीफ मिनिस्टर के लिए मख्तस है केपी हाउस, वहाँ से बरामद हुए, तो कभी वो सरप्राइज़ देते हुए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में नमूदार हो गए। ये पहली बार नहीं हुआ कि अली अमीन गंडापुर एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर लापता हो गए हों। इससे पहले 8 सितंबर को अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद के जलसे में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी, तो इसके कुछ ही देर के बाद उनका किसी से राब्ता नहीं हो पा रहा था और रात भर गायब रहने के बाद वो अगली ही सुबह पेशावर पहुंचे थे। फिर बाद में उन्होंने ये बताया था कि वो आला सतही सिक्योरिटी इजलास में शरीक थे और जिस मकाम पर वो मौजूद थे वहां पर मोबाइल के सिग्नल्स नहीं थे। फिर इसके चंद दिन बाद 21 सितंबर को लाहौर में होने वाले जलसे में भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सबसे आखिर में पहुंचे और फिर कारकुनान से गुफ्तगू करके वहां से भी चल दिए। यानी जब जब जलसे हुए जिनको अली अमीन गंडापुर ने लीड करना था, उनमें वो अचानक से गायब होते हुए नजर आए, जिससे ये तासुर उभरा है कि अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों जानिब खूब खेल रहे हैं। अब इस्लामाबाद में एहतजाज को अली अमीन गंडापुर ने ही लीड करना था, लेकिन वो अचानक से गायब हुए। दरहकीकत अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में वाक़ रेड जोन के करीब पहुंचे और उन्होंने कारकुनान से एक मुख्तसर खिताब किया, लेकिन फिर इसके बाद वो गायब हो गए। फिर बाद में मालूम हुआ कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे। तहम कुछ ही देर बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी इसी मकाम पर देखी गई, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने उनकी गिरफ्तारी का दावा कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और यानी तहरीक इंसाफ का यह दावा था कि अली अमीन गंडापुर को केपी हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस बात की तरदीद करते हुए कहना था कि अली अमीन गंडापुर केपी हाउस में नहीं, वो वहां से फरार हो चुके हैं। ना वो हमारी हिरासत में हैं, ना वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में है। इस टाइम हमने 2-3 रेड्स कंडक्ट किए थे। रात भी जहाँ पे हमें शक था कि वो मौजूद होंगे, वो वहाँ पे नहीं थे। और अभी भी हमने काफ़ी हद तक नाकाबंदी की हुई है कि वो जैसे ही पुलिस ने 3-4 जगहों पे जहाँ पे भी हमें मिले, वो डेफिनेटली जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में दाखिल होने और वहां से वापस बाहर निकलने की तस्वीर रिलीज की। तस्वीर में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को स्याह लिबास में खैबर पख्तूनख्वा हाउस दाखिल होते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरी तस्वीर में वो लिबास तब्दील करके दूसरे रंग के कपड़े पहनकर वहां से बाहर निकलते दिखाई देते हैं। अब सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर इतनी सख्त सिक्योरिटी के हिसार से बाहर निकलने में कैसे कामयाब हुए। अब उनकी वक्ती गुमशुदगी पर मुख्तलिफ कयास आराइयाँ हो रही हैं, लेकिन इतलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने अपनी गुमशुदगी के दौरान अहम शख्सियात से मुलाकात की। हमारी इतलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के साथ अहम आईनी तरमीम पर मशवरे भी हुए और ये अहम मामला भी सेट हो रहा है, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर वापस आए हैं। अब एक ऐसे वक्त में जब पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान कशीदगी की कैफियत थी, लाठी चार्ज हो रहा था, आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी, तो इस दौरान भी राब्ताकारी ख़त्म नहीं हो रही थी। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर के दरमियान भी इस सारे मामले के ऊपर राब्ता रहा। अली अमीन गंडापुर के हवाले से ये कहा गया कि उनकी जो सस्पिशियस मूवमेंट है, वो सस्पिशियस मूवमेंट के अंदर वो विकेट के दोनों तरफ खेल भी रहे हैं और सहूलतकारी भी कर रहे हैं। यानी बज़ाहिर तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को लीड कर रहे हैं, लेकिन दर पर्दा इस ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं कि उनकी मुलाकातें भी हो जाए। बिलाखिर 30 घंटे के बाद अली अमीन गंडापुर नमूदार हुए तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, और वहाँ पर जो गुफ्तगू उन्होंने की वो गुफ्तगू क्या थी, झलक भी आपके साथ रखता हूं। माफ केपी हाउस की एक चीज जो इसने तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा ताकि दोबारा जुर्रत ना करे। इसकी जुर्रत कैसे हुई? गाली दे कासिम कहाँ है तुम्हारा? मैं इसके बाप का नौकर हूँ, ये मेरा नौकर है, ये मेरे स्टेट का नौकर है, ये मुझे गाली दे कह रहा है वहां पर। कहाँ है सीएम तुम्हारा? अली साहब तेरा बाप ये खड़ा है, 4 छापे इसे मारे हैं। मैं अर्जियां कह रहा हूँ कि जब मैं निकला हूँ मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। मेरे हमसफर कौन थे? पहले मैं अकेला, आगे एक बार 2 लोग, एक बंदा, मैक्सिमम 3 बंदे। कल मैं उठाया मैंने, मैक्सिमम 3 बंदे मेरे हमसफर थे। पूरे 12 जिले गुजार के भी पहुंचा हूं। कैसे पहुंचा हूं पता चला? हाजिर है ना? खड़े होके बताओ, खड़े हो जाओ। हाजिर है तुम्हारे सीने? हाजिर है इंशाअल्लाह। इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए हमारे सीने हाजिर हैं। मर जाएंगे, गुलामी कबूल नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर फरते जज्बात में जो कुछ कह रहे हैं, आईजी इस्लामाबाद को बहुत तनकीद का निशाना बना रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, जज्बाती भी लग रहे हैं, गुस्सा भी लग रहा है, लेकिन क्या वाकई ये ओरिजिनलिटी है? क्या वाकई अली अमीन गंडापुर जो कह रहे हैं
दिल से उसका यकीन भी है। बहुत सारी बातें वो करते रहे जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को क्या तासुर जो अली अमीन गंडापुर से मुताल्लिक है उसको मशकूक कर रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि फैसल वोडा साहब सबसे पहले अली अमीन गंडापुर की पुरस्रार गुमशुदगी पर किन तासुरात का इजहार करें। और फैसल वोडा वो शख्सियत है मुल्क के अंदर कि जिनकी कोई खबर अभी तक बाउंस नहीं हुई है। अली अमीन गंडापुर के इस कंडक्ट पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मायूसी का इजहार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सीनियर कानूनदान सेनेटर हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हामिद खान साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, 30 घंटे तक चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर गुमशुदा रहे। पुरस्रार गुमशुदगी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये कहती रही कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन खुद अली अमीन गंडापुर ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, वो केपी हाउस में मौजूद थे। तो वो स्टेटमेंट्स जो खुद लीडरशिप ने इशू किए, क्या उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी है? नहीं, 30 घंटे तो उनको गायब रहना पड़ा क्योंकि हर तरफ से तशद्दुद या उसका थ्रेट था, उस वजह से रहा ये। क्योंकि अगर तो लोगों को इजाज़त होती और इस तरह की जो सख्ती की गई है जो कि तारीख़ में शायद ही कभी नज़र आती है, दूर दूर तक इन्होंने रस्ते बंद कर दिए और एक डेमोन्स्ट्रेशन ही थी, एक एहतजाज ही था। उस एहतजाज से इतना खौफज़दा हुए कि हर चीज़ बंद कर दी, लोगों के रस्ते बंद कर दिए, सब कुछ। तो अगर उसमें वो मजबूर हो गए सख्ती में, कुछ देर के लिए अपने आप को उन्होंने पोशीदा कर लिया, तो उसमें ऐसी कौन सी बात है? नहीं, लेकिन हामिद खान साहब, बात यह है ना कि रियासत पर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, इदारों पर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे कि अली अमीन गंडापुर को हब्से बेजा में रखा हुआ है या गिरफ्तार कर लिया गया है, रेंजर्स की नफरी है, पुलिस की नफरी, अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर ले गए। ये सारे इल्ज़ामात रियासत पर लगते रहे। नहीं, ये जो कुछ रियासत पिछले अरसे से कर रही है, यही शक व शुबात उभरेंगे ना जब कोई शख्स अपने आप को तशद्दुद से बचाने के लिए, गिरफ्तारी से बचाने के लिए रूपोश होगा, तो बाकी साथी तो ये समझेंगे कि उसको रूपोश कर दिया गया है, उठा लिया गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं। जो अगर किसी ने कह दिया कि उनको हब्से बेजा में रखा हुआ है, तो ये शक व शुबात जो हैं पिछले 1.5 साल से जो कुछ ये हुकूमत कर रही है हमारे कारकुनों के साथ, उसके मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। बाइसे तशवीश बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, कारकुनान हैं, वो खुद अली अमीन गंडापुर के इस कंडक्ट को शक भरी निगाह से देख रहे हैं कि हमें बीच मंझदार छोड़ के आप केपी हाउस चले गए। देखिए, ये तो इंटरनल मामला है, इससे किसी को क्या। अगर लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारे कारकुनों पर तशद्दुद हो रहा था, बेशुमार शेलिंग हो रही थी, यानी यहाँ तक कि रबर बुलेट्स भी चलाई, तो लोगों को ज़ख्मी भी किया गया। असल तो बात वो है, अगर एक कारकुन या बेशक वो चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, अगर वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ देर के लिए पीछे रूपोश हो जाता है या पोशीदा हो जाता है, तो उसमें कसूर उसका है कि कसूर उनका जो कि तशद्दुद पे उतरे हुए हैं और मुसलसल जो है लाठी चार्ज कर रहे हैं और हर किस्म का थ्रेट दे रहे हैं। और उसका गुनाह क्या है और कारकुनों क्या गुनाह है? वो एक अपने आईनी हक जो कि हर शहरी का हक है कि वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करे, पीसफुली एहतजाज करे, उसको आप रोके बैठे हैं। वो किस लिए रोके बैठे हैं? नहीं, देखें, पीसफुल प्रोटेस्ट बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन जब अब दिखा रहे हैं, इदारे दिखा रहे हैं, वहाँ पे आईजी इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो दिखा दिया गया कि आतिशी असलहा लेके आ रहे हैं, पत्थर लेके आ रहे हैं, पेट्रोल बम अपने साथ लेके आ रहे हैं। वो वर्कर्स भी सामने आ गए हैं, उनके स्टेटमेंट्स भी आ गए हैं कि हमें अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि आपने जलाओ घिराव करना है और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। जी नहीं, ये जो लोग हमेशा से झूठे केस बनाने वाले हैं, झूठे असले डालने वाले हैं, ये उनकी कार्रवाई है। ये अब एक स्टेप और आगे जा रहे हैं, अब अपनी तरफ से ही हथियार ला के हथियार कारकुनों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर किसी को ज़ख्मी नहीं किया गया, किसी पर वो गोली नहीं चली, तो किस बात पर ये असले का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ये तो हमारे यहाँ ये प्रेस करने वाली हुकूमतें और हमारी इस्टेब्लिशमेंट पुराना खेल खेल रही है, जिस पर आपने सख्ती करनी है तो उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगा दो, चाहे उसको मिलिट्री कोर्ट्स में सामने घसीट लो, जो भी करो। जो पिछले 1.5 साल से जो इस मुल्क के साथ मजाक हो रहा है, जो झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जो झूठे केस बनाए जा रहे हैं, इनके पसे मंज़र में आप देखेंगे तो इसकी क्या सदाकत होगी जो इस वक्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनके कोई इल्ज़ाम
इस काबिल नहीं है कि उस पर एतबार किया जा सके। लेकिन हामिद खान साहब, दो रोज तक जो एक्सरसाइज, जो मश्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की, वो काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हो गई कि पकड़ धकड़ आपके कारकुनान की हो रही, लोग गिरफ्तार हैं, और फिर ख़ास तौर पे दो पर्टिकुलर जो इशू हुए हैं कि एक तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, ऑल्दो वो जेल के तमाम तर कैदियों पर एप्लीकेबल है एमिड एससीओ समिट, और दूसरा ये कि केपी हाउस को सील कर दिया गया है। तो लग तो ये रहा है कि खासा काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है ये आपका एहतजाज, या आपके लिए कुछ सूदमंद साबित नहीं हुआ? ये तो देखिए ना, उनसे पूछें जो कि खाम खा की सख्ती कर रहे हैं, जो झूठे मुकदमा बना के इमरान खान को जिन्होंने जेल में रखा हुआ है, उन्हीं मुकदमात पर वो पहले बरी हो चुके हैं, फिर उनको दूसरी दफ़ा वही मुकदमात बना दिए जाते हैं। तो गेन करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो तो नज़र आता है गेन हमें क्या करने देना है। इन्होंने हर चीज़ वो करनी है जिससे कि पीटीआई पर हर किस्म का तशद्दुद किया, ज़्यादती की जाए उनके कारकुनान के साथ। तो प्रोटेस्ट किया है, अगर प्रोटेस्ट का मकसद कुछ गेन करना नहीं बल्कि ये बात का एहसास दिलाना होता है कौम को कि देखो बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है, आइन की जो है ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, सिविल लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, जो लोगों की सिविल लिबर्टीज़ हैं उसकी ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है। ये एहसास तो दिलाया है, सारी कौम ने देखा है कि किस तरह से एक जाली कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लाया जा रहा है जिसका मतलब जो है वो अदलिया को बेकार और कमज़ोर करना है। ये मामला लोगों तक लेके आए हैं क्योंकि ये सेव आइन, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव जुडिशरी की मूवमेंट के हवाले से ये जितनी भी हुई है प्रोटेस्ट उस हिसाब से, तो वो तो लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना ज़रूरी था कि ये एक गयाली आइनी पैकेज के ज़रिए पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी सलब करना चाहते हैं और आज़ाद जजेस के ख़िलाफ़ हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि एक जाली कोर्ट बनाई जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बिठाएंगे ताकि हम अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लें और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बेबस कोर्ट्स के तौर पे काम करे। तो ये तो एक बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा है इस मुल्क के साथ। तो आप कहते हैं कि लोग बेचारे प्रोटेस्ट भी ना करें, और पार्टी का फ़र्ज़ बनता है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए कि भाई ये जो आइनी पैकेज के नाम पे ये ला रहे हैं पैकेज, पता नहीं किस चीज़ का पैकेज है, वो दर हकीकत कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है। यानी आप अदलिया के अदालती निज़ाम को मुकम्मल तौर पे तबाह व बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और अदालतों की मुतवाज़ी और मुतबादल अदालतें बना रहे हैं। ये काम तो मार्शल लॉ में नहीं हुआ, कभी मार्शल लॉ में भी उन्होंने जजेस को दबाव डाल के अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले तो ले लिए होंगे, लेकिन मुतबादल अदालतें बनाने की बात तो इवन मुआशरा दौरों में नहीं कभी की गई, जो कि आज कोशिश हो रही है, जिसमें कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और जो मौजूदा सियासी जमातें जो उनके ज़ोर पे बैठी हुई हैं, हार के इलेक्शन हार चुकी हैं, उन लोगों को वो लोग हर तरह से आइन को बर्बाद करने पे उतरे हुए हैं। लास्टली हामिद खान साहब, आपके इस प्रोटेस्ट का मतलब तो कॉन्स्टिट्यूशन, और मकसद भी यही था, हदफ यही था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को रोका जा सके, लेकिन इस प्रोटेस्ट के बाद तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से होती हुई नजर आ रही हैं। आप ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ना बने, ये आईनी पैकेज मंजूर ना हो, या किसी को एक्सटेंशन ना मिले, तो ये तो लग रहा है कि बड़ी तेज़ी से होगा। तो फिर मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि फिर आप इसको रोकेंगे कैसे? देखिए, आपको अर्ज़ करूँ, ये कभी नहीं बना सकेंगे। ये वक्ती तौर पे बना भी लेंगे ना, पॉलिटिकल पार्टीज अपार्ट, हम वकला लड़के मर जाएंगे, हम कोई अदालत निज़ाम नहीं बनने देंगे। ये उनकी खुशफहमी है। ये जो पुतली जो हुकूमत है ये नहीं बना सकेगी। इनका ख्याल है कि ये ख़रीदो फरोख्त करके एक जाली अदालती निज़ाम कौम पर नाफिज कर लेंगे, आइन की धज्जियाँ बखेर देंगे। ये नहीं इनसे होगा। इंशाअल्लाह ताला ये कौम जाग चुकी है, पाकिस्तान के वकला मुत्तहिद हैं इनके ख़िलाफ़ और ये काम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सीनियर कानूनदान सेनेटर हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।
और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के वकला इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हर सूरत रोकेंगे, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। अब इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं, आज ही एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट मल्टी पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई है और यकीनन इसकी साइड लाइन्स पे क्योंकि नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, आसिफ जरदारी थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, मौलाना फजल रहमान थे, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से मुतालिक बात तो हुई होगी और पीपल्स पार्टी ने ड्राफ्ट बना के JUI के साथ शेयर भी कर दिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का मामला पहुंचा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हुई। अहम आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए हुकूमत सर धड़ की बाजी लगा रही है। खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया है, जबकि मौलाना फजल रहमान की जमात का ड्राफ्ट अभी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। आज फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए ऐवान सदर में मल्टी पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें नवाज शरीफ ने भी शिरकत की और यूं एक ही छत के नीचे हमें आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान दिखाई दिए। इसीलिए ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ में आईनी तरमीम के हवाले से इस मल्टी पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर ही सही लेकिन बातचीत हुई होगी। दोनों रहनुमा में तकरीबन 3 माह बाद ये मुलाकात हुई और वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन पर राज़ी नहीं हो रहे, लेकिन अब जैसा कि नवाज शरीफ ने अक्टूबर के पहले हफ्ते लंदन जाना था, लेकिन बाद में ये इत्तलात सामने आई कि जब तक अहम आईनी तरमीम नहीं हो जाती तब तक नवाज शरीफ बाहर नहीं जाएंगे। इसीलिए मुमकिन है कि नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को अहम आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने के लिए को दरख्वास्त की हो। अब सारे मामले पर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि आईनी तरमीम इसको तोड़ने के लिए लाई जा रही है और यही वजह है कि इमरान खान कहते हैं कि वो ये तरमीम किसी सूरत होने नहीं देंगे। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये खबर कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का ड्राफ्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तैयार कर लिया और आपके साथ शेयर भी हो गया है, आपको ये ड्राफ्ट वसूल हो गया और क्या आपने ये ड्राफ्ट देखा है सेनेटर साहब? जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल उन्होंने एक ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया है, हमारा अपना ड्राफ्ट भी बन गया है, मौलाना साहब के पास है। वो मौलाना साहब जब चाहेंगे वो फिर शेयर कर देंगे पार्टीज के साथ या पब्लिक के साथ, जो भी उनका वो। तो ड्राफ्ट अब मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से यानी जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की तरफ से अवेटेड है? बन गया हुआ है, वो उनके पास है और वो उसको जिस वक्त चाहेंगे पब्लिक कर देंगे, जो हमारी मुतबादिल तजावीज़ जो है। तो कारो साहब, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का जो ड्राफ्ट है ये कोई कंसेंसस ड्राफ्ट है या दोनों में सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं, कॉमनैलिटीज़ हैं? नहीं, अलग अलग है। हम अपनी सोच पे हैं, वो अपनी सोच पे हैं, वो अपने मंशूर के मुताबिक हैं, हम अपने मंशूर के मुताबिक हैं, हम अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक हैं, वो अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक होंगे। तो कारो साहब, बुनियादी तौर पे भी डिफरेंसेस कहाँ पे हैं या डेडलॉक कहाँ पर है? अब तक चूंकि हमारी डॉक्यूमेंट शेयर नहीं हुई शायद उनके साथ, तो जब हमारी डॉक्यूमेंट देखेंगे फिर बात देखते हैं कि फिर कितना आगे बढ़ा जा सकता है। तो मौलाना साहब आज पहले तो एक कॉन्फ्रेंस ली फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से, उसमें शरीक थे। फिर इसी तरह से प्रोग्राम है कराची तशरीफ़ ले गए, तो कल वापस आएंगे, उसके बाद जो है वो शायद आगे मजीद बढ़ा जा सके। लेकिन कामरान साहब, जो आपके रिजर्वेशंस थे और आपने बिलावल साहब को कन्वे भी किए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कि जो इनिशियल ड्राफ्ट आया हुकूमत की तरफ से वो मुनासिब नहीं था और फिर मौलाना ने भी कहा कि वो ड्राफ्ट अगर इसी तरह से लाया जाता तो शायद ये को बहुत बेहतर ना होता जमहूरियत के लिए। तो अभी जो पीपल्स पार्टी ने ड्राफ्ट शेयर किया है, आपके उन कंसर्न्स को एड्रेस किया गया उस पर? जी, वो उसमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से थी, कोर्ट्स के हवाले से थी, वो ख़त्म हो गई। या वो इंसिस्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से, हमारा कुछ और व्यू है। तो वो फिर कल मौलाना की तरफ से जब इजाज़त मिल जाएगी तो वो आपके साथ या मैं शेयर कर दूंगा या फिर बाकी मौलाना साहब खुद शेयर कर देंगे, जिस तरह से भी हो। तो कारो साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को लेके बिलावल साहब तो बार्स के साथ भी खिताब करते रहे, उनका एम्फेसिस बहुत ज़्यादा है। वो तो ये समझते हैं कि ना सिर्फ ये कि फेडरल लेवल पे बल्कि प्रोविंशियल लेवल पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए। इसी बात का इजहार उनके ड्राफ्ट में भी है और क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? देखिए, उस पर उनका इजहार इसमें यकीनन है, मगर हमारा इत्तफाक जो है उसके साथ नहीं है। हमारा इत्तफाक कुछ और है। इत्तफाक तो बहरहाल नहीं कह सकते, हमारी कंटेंशन कुछ और है। तो वो कंटेंशन जो है ना वो कल तक वो आ जाएगी, मेरा ख्याल है मौलाना साहब की तरफ से आ जाएगी, या वो शायद लोगों को एतमाद में ले लें, इंटेलेक्चुअल को जो है ना उनके हवाले से जो है ना वो उनकी इनपुट लेना चाहें।
कि शायद हमारे ड्राफ्ट में भी कोई गलतियां हो सकती हैं, तो वो कल जब वो वापस आ जाएंगे फिर जो भी फैसला करेंगे उसके मुताबिक आगे चलेंगे। बट सर प्रिंसिपली तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के हामी आप हैं। सच नहीं। ऐसे से क्या मुराद है, अगर आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकें। कल चीजें सामने आ जाएंगी ना, कल तक आ जाएंगी, कल तक उम्मीद कर लीजिए। ठीक, अच्छा मुझे कहा साहब, अब मुनासिब है आप उसको अभी नहीं रिवील करना चाहते, तो मुझे ये कहिएगा सर कि ये जाहिर है अगर किसी जगह पर अभी भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि मुनासिब नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है, व्हाट आर यू लुकिंग एट, कितने मजीद दिन दरकार हो सकते हैं इसको कंसेंसस ड्राफ्ट बनाने में? देखिए, हमारी तरफ से जो चीज़ है वो शायद बन गई है, और ये मुमकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे शायद मौलाना साहब ने उसको एतमाद में दिया हो। ये मुमकिन नहीं भी हो सकता, मैं इस पर कोई कंफर्म नहीं हूँ, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता, मगर बहरहाल डॉक्यूमेंट बन गई है, तो डॉक्यूमेंट जब उनके पास है तो वो मुमकिन है कि वो कहीं पे उस पर सोच समझ के या और हो रहा हो सकता है सर कि आज एमपीसी के अंदर भी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब भी थे, आसिफ जरदारी साहब, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब, मौलाना साहब वहाँ पर थे, तो साइडलाइंस पे ये तो मुमकिन नहीं है कि बात ना हुई हो, बात तो हुई होगी वहाँ पर। देखिए, साइडलाइन पे तो वो बातें होती हैं ना, वो जब किसी की तरफ से कोई दूसरी तजावीज़ काउंटर वर्जन आ जाता है, कोई दूसरी तरह का वर्जन आ जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर भी सोच विचार शुरू होती है। तो ये अब मुझे पता नहीं है कि मौलाना साहब ने उसको जो है ना, वो उनकी बात हुई है या नहीं हुई है, शेयर किया है या नहीं किया है। बहरहाल डॉक्यूमेंट मौजूद है, ये हमारा वर्जन जो है ना, वो ऑफिशियल वर्जन जो है वो डॉक्यूमेंट की सूरत में मौजूद है। ठीक, अच्छा सर, हुकूमती जो वर्जन है इस वक्त या जो ड्राफ्ट आपको आया है, क्या ये इंटेंशन मौजूद है कि इसमें जो पर्सन स्पेसिफिक मामला था कि एक शख्स को एक्सटेंशन दी जाए या उम्र की हद बढ़ा दी जाए और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जाए? देखिए, हुकूमत की सतह पर हुकूमत की तरफ से तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया। पीपल्स पार्टी तो कहती है हम हुकूमत में नहीं है, मगर वो जो जिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात करती है वो उसमें उम्र की हद बढ़ने की बात करती है। तो जब उम्र की हद बढ़ने की बात होगी तो फिर इसका मतलब है फिर पर्सन स्पेसिफिक चीज़ है। तो मुझे सर ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि अभी एससीओ से पहले, क्योंकि आपने ये भी कहा था ना, मौलाना ये कहा था कि एससीओ के बाद अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई जाए तो मुनासिब होगा, तो ये एससीओ के बाद ही प्लान है या पहले का प्लान है सर? ये तो प्लान तो हमारा नहीं है ना, ना हमारा प्लान है, ना हमारी ज़रूरत है। प्लान भी गवर्नमेंट का है, ज़रूरत भी गवर्नमेंट की है। हमने सिर्फ उसकी काउंटर वर्जन बना लिया है कि अगर फ़र्ज़ करिए कि ऐसा अगर हुकूमत बहुत समझती है तो इन चीज़ों से जो है ना वो बेहतर जो है वो नताए जा सकते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हमने एक डॉक्यूमेंट अपने तौर पे मुरतब कर लिया है। गवर्नमेंट उससे इत्तफाक करे, गवर्नमेंट उससे इत्तफाक न करे, ये गवर्नमेंट का जो है ना वो ऑप्शन है। तो खबर साहब, उम्र की हद बढ़ाने वाली जो क्लॉज है उसके अंदर, उससे क्योंकि आपका प्रिंसिपली इत्तफाक नहीं है, अगर वो हुकूमत को कन्विंस कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, स्ट्रेटजी जो है हमारी तरफ से अदारे बनाते हैं। अब तक जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ हमारी तरफ से स्टैंड लिया गया है, वो पार्टी के अंदर अदारों ने जो लिया है। अब पार्टी के अदारे जो है ना वो बनने की तकमील के मराहिल में हैं। हमारा इलेक्शन हो गया है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कंप्लीट हो गया है, अमीर मुंतखब हो गए हैं, मगर अभी तक जो है वो बाकी जो हमारे अंदर के अदारे होते हैं वो प्रोसेस चल रहा है। तो वो भी 1-2-4 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। फिर वो अदारे जो फैसला करेंगे वो फिर अमीर जो है उसको कन्वे करेंगे इंशाल्लाह। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी मरकजी मजलिस आमला का इजलास तो शायद 15 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है सर? जी हाँ, बिल्कुल, मगर उससे पहले जो है ना वो अदारा तो बन जाएगा ना। उसमें मरकजी जो मजलिस आमला है वो उसकी तश्कील 1-8 दिन में मेरा ख्याल मुकम्मल हो जाएगी। और अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हुई तो फिर दूसरे तरीके भी हैं उनको एतमाद में लेने के। आजकल तो टेलीफोन भी है, वीडियो लिंक भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसको हमने बहुत ज़्यादा अर्जेंट हुआ तो वो मौलाना साहब जिस तरह अगर उन्होंने मुनासिब समझा कि उनको वीडियो लिंक में लेना है या किसी और तरह से मीटिंग जो है इलेक्ट्रॉनिकली करनी है तो ये बात मुमकिन है, मगर फिल वक्त जो है ना 15 के लिए ही शेड्यूल है। तो कावड़ साहब, अर्जेंसी किस बात की हो सकती है और अर्जेंसी किस लेवल पे है? हमें की कोई अर्जेंसी नहीं है। अर्जेंसी जो है ना हमें कोई ज़रूरत है ना हमें अर्जेंसी है। हमारा जो डॉक्यूमेंट बन गया है वो इसलिए बना है कि चूंकि दूसरी तरफ से डॉक्यूमेंट्स आए हैं तो हमने अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अल्टीमेटली फिर पब्लिक से भी शेयर करना है कि जब इस सूरत हाल में जब एक वर्जन आया था तो हमारा वर्जन ये था। अब उसके साथ कोई एग्री करता है, कोई एग्री नहीं करता, वो फिर अलग से बात है। वो
हमारी बात को लोग ना भी माने। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्जा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो IPPs वाहिदे गले की हड्डी बने हुए हैं। मामला कहाँ तक पहुंचा है इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। IPPs माहिदे गले की हड्डी बनते चले जा रहे हैं। 1994 और 2002 की पावर पॉलिसीज़ के तहत लगने वाले IPPs अब कई माहिदों की वजह से गुज़श्ता 30 साल से बिजली ना खरीदने के बावजूद इन IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में अरबों रुपए सालाना की अदायगियाँ की जा रही हैं, जबकि कुछ ऐसे IPPs जो बंद हैं लेकिन माहिदे के तहत इन बंद IPPs को भी बिजली खरीदे बगैर अदायगियाँ की जा रही हैं, जिसकी वजह से हुकूमत के सर्कुलर डेट में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जो तकरीबन 6600 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह तक पहुँच चुका है। नतीजतन हुकूमत को बिजली के नर्ख बार बार बढ़ाने पड़ रहे हैं जो आवाम की पहुंच से बाहर हो गए हैं। नौबत यहाँ तक आन पहुंची है कि बिजली के बिलों पर कत्ल और खुदकुशियाँ होने लगी। पाकिस्तान में सनतों के बिजली के नर्ख 15 सेंट्स फी यूनिट है, जो खित्ते के दीगर ममालिक के 8 सेंट्स फी यूनिट के मुकाबले में दुगने हैं। और इस हवाले से गैर मुसाबकती होने की वजह से मुल्क में सनतें बंद हो रही हैं और मुल्क की मईशत सुकड़ने लगी है। और यही वजह है कि सियासी जमातों और FPCCI समेत दीगर तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा भी किया है कि IPPs से माहिदों पर नज़रसानी की जाए, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IPPs से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की सरबराही में साबिक़ निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली के साथ पावर सेक्टर की एक टास्क फोर्स तश्कील दी, जिसके नतीजे में यह तय पाया कि 1994 से 2002 की पावर पॉलिसीज़ के तहत लगने वाले तकरीबन 5 IPPs ने अपने पावर परचेज माहिदे ख़त्म कर दिए। लेकिन अब वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं कि हम कोई वायदा एक तरफ़ा ख़त्म नहीं कर रहे, बल्कि हम समझते हैं कि मुख्तलिफ तरीक़ों से डील कर हम बेहतर कीमतों पर आ सकते हैं। उवैस लगारी उस खबर की बिल्कुल तरदीद कर रहे हैं कि IPPs के साथ वो माहिदे ख़त्म हो रहे हैं। अब हुकूमत माहिदे ख़त्म करने की बजाय बिजली के रेट को फिक्स करना चाहती है। क्या हुकूमत ऐसा कर पाएगी, ये यकीनन वक्त पर मुनहसर है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज इजराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर हुए हुए जो मज़ीद शिद्दत के साथ हुआ 7 अक्टूबर यानी 1 साल मुकम्मल हो गया, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इसराइल का फ़लस्तीन में खूनी होली खेलने का 1 साल मुकम्मल हो गया है। ये खूनरेज़ी 7 अक्टूबर 2023 को उस वक्त शुरू हुई जब हमास के हमलों को जवाब बनाकर इसराइल ने अगले ही दिन गजा के शहरियों पर बदतरीन फ़ज़ाई बमबारी का आगाज़ किया और साथ ही कुछ रोज़ बाद ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी, जो आज के दिन तक बदस्तूर जारी है। इसराइली हमलों में अब तक तकरीबन 42,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 16,000 बच्चे और 11,000 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। गजा में कायम तकरीबन तमाम ही इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इसराइल ने तबाह कर दिया है। गजा जंग शुरू होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी क़ुव्वतों ने जंग बंदी की कई कोशिशें की जो नाकाम साबित हुई हैं। नवंबर 2023 में जंग शुरू होने के 1 माह बाद 4 रोज़ा जंग बंदी पर दोनों फरीकैन ने आलमी सालिसों की मौजूदगी में इत्तफाक किया और इस दौरान दोनों अतराफ से कैदियों का तबादला भी किया गया, मगर बाद जंग दोबारा शुरू हो गई। इस जंग में अमरीका ने इसराइल का बहुत साथ। अल जज़ीरा रिपोर्ट करता है कि अमरीका ने गुज़श्ता साल अक्टूबर से अब तक इसराइल को फ़ौजी इमदाद की मद में तकरीबन 17 अरब डॉलर्स की इमदाद दी है, जो इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम को फ़ाल रखने, जहाज़ों के लिए तेल खरीदने समेत दीगर हथियार खरीदने में इस्तेमाल किए गए। और ज़राए के मुताबिक हिज़्बुल्लाह और ईरान के हमले रोकने और इनके खिलाफ अमरीका ईरान को इंटेलिजेंस मालूमात भी फराहम करता रहा है। ये एक ऐसी डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से शिद्दत भी पाती चली जा रही है। 1 साल होने के बाद भी मामला किसी तौर भी थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। हो जाए अगर 56 टुकड़े यकजा तो कैसा भी हो दुश्मन ढाया जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।